हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सिलेक्शन क्लासेस। तो आज आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर्स के इस क्लास में। तो आज हम जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है शहरी इलाकों में ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि बेरोजगारी का दर कितना रहा है शहरी इलाकों में जनवरी से लेके मार्च तक, और क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ। तो ये रहा है 6.8%। Now, question number two, which denominations accounted for the highest share of banknotes in circulation in terms of value as of March 31, 2023? तो कौन से नोट हैं बैंक के जो सर्कुलेशन में, मतलब कि जिसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस नोट्स को हम लोग लेन देन में काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा नोट है अकॉर्डिंग टू March 31, 2023? तो ये है 500 का नोट, जो कि हम लोग March 31, 2023 में बहुत ज्यादा देखे थे, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में यूज हुआ था। Now question number three, what was the general government deficit as a percentage of GDP in 2022 to 2023 according to the RBI annual report? तो जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट क्या रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के अकॉर्डिंग, जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार। तो वो रहा है 9.4%। तो ये गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग में जो है बहुत ज्यादा, जैसे कि वो जहां से इनकम ले रही है, जैसे टैक्स, फीस, इन्वेस्टमेंट, यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आती है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है इनकम से ज्यादा, तो वो होता है हमारा डेफिसिट। ओके, नाउ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? आरबीआई एक ओवरव्यू देता है अपने ऑपरेशंस, जो भी वो काम करता है उसका पूरा ओवरव्यू देता है एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ईयर का एंड कब होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग? तो वो होता है 31 मार्च 2023, और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024, सॉरी 2023, मतलब कि साल कोई भी, मतलब 31 मार्च को एंडिंग एंड 1 अप्रैल को ओपनिंग होता है। Now, question number four. Praveen Kumar Srivastava, a retired 1988 batch IS officer of the Assam Meghalaya cadre, who has been officially sworn in as the Central Vigilance Commissioner, who administered the oath of office to Praveen Kumar Srivastava as Central Vigilance Commissioner. तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि एक 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है, असम मेघालय कैडर के, उन्होंने अभी ऑफिशियली शपथ ली है एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। तो इनका जो शपथ है ऑफ ऑफिस, किसने एडमिनिस्टर किया है? तो वो की है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग की गठन की सिफारिश संस्थानम समिति द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या है? ये हमारा मतलब कि जो गवर्नमेंट इम्प्लॉय होते हैं, वो कभी कभी भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब ऊपर से पैसे कमाते हैं, तो उसे रोकने के लिए ये कमीशन बैठाई गई है, सेंट्रल विजिलेंस। तो इसके अभी नए कमिश्नर हैं, जो कि हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। What is the question number fifth? What is the theme of the 14th Clean Energy Ministerial and 8th Mission Innovation Meeting? तो क्या थीम रहा है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का और 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग का? तो वो है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। तो ये दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन, ये दोनों का मतलब क्या है? तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है वो एक पार्टनरशिप है दुनिया के साथ, जो कि हमें इकोनॉमिक्स को भी मतलब बढ़ाने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी का भी ट्रांजिशन हो पाएगा, मतलब कि क्लीन एनर्जी भी लोगों को मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये क्लीन एनर्जी के लिए बेसिकली है।
नाउ मिशन इनोवेशन क्या है? इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट पब्लिक एंड प्राइवेट एनर्जी innovation to address climate change and make clean energy affordable to consumers and create green jobs and commercial opportunities. मतलब कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो काफी क्लीन रहे और क्लाइमेट चेंज जो होती है बार बार तो वो ना हो, इसको ये लोग मिशन इनोवेशन ध्यान देते हैं। और जो कि कंज्यूमर्स के लिए क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल हो, ये उसे बनाने में सहायता करते हैं। और ग्रीन जॉब्स का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में हेल्प करे वो जॉब, ये अपॉर्चुनिटीज मतलब कि पब्लिकली निकालते हैं ताकि वहां सबको जॉब मिले और इकोनॉमिक्स और सराउंडिंग्स भी अपना ग्रीन रहे और सेफ रहे और क्लीन रहे। Question number 6. Which state emerged as the top performer among the larger states in the Niti Aayog's annual health index for the COVID year of 2020 and 2021? तो कौन सा स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सारे स्टेट्स में जो कि नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स में है? तो नीति एनुअल हेल्थ आयोग हेल्थ इंडेक्स क्या है? तो ये जो है हेल्थ देखती है, मतलब कि किसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कौन किसमें बहुत कम लोग बीमार हुए हैं। मतलब नीति आयोग के लिस्ट में सारे स्टेट्स के नाम है और जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो है केरला। उसके बाद ईयर कौन से? कोविड ईयर 2021। तो नीति आयोग बहुत सारे जो है इंडेक्स निकालती है जिसमें से ये कुछ पॉपुलर है: स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये इन सारी चीजों पे, जैसे स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, स्टेट की क्या हेल्थ है, वाटर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब चीजों को का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए जो है इंडेक्स बनाई जाती है कि कौन अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है, कौन डेवलप हो रहा है, कौन नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सब देखने के लिए नीति आयोग ये सारे इंडेक्स निकालती है। तो अभी हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग केरला सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है 2022 में। Now, where is the India EU connectivity conference scheduled to be inaugurated? तो इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे होने वाला है, शेड्यूल किया गया है इनॉग्रेट करने के लिए, मतलब कि the conference aims to enhance dialogue, identify priority connectivity needs in the region। तो मतलब उद्घाटन जो होगा इंडिया यू कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो कि शेड्यूल होने वाली है, उसका उद्घाटन कहाँ पे होगा? वो मेघालय में होगा। सॉरी। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस जो ये हो रही है इंडिया ईयू कनेक्टिविटी का, इसमें डायलॉग एंड प्रायोरिटी कनेक्टिविटी नीड्स इन द रीजन, मतलब किस इलाके में कहाँ पे जो चीज जरूरी है कनेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है डिस्कस होगी इस कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी established by ब्रिक्स कंट्रीज? तो एनडीपी कब इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक कंट्री के द्वारा? तो वो 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब बनाया गया था। तो ये ब्रिक कंट्रीज कौन कौन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले एस नहीं था, मतलब सिर्फ ब्रिक था, बट अब साउथ अफ्रीका न्यू ऐड हुआ है बाद में। और एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। Now, question number 9. Who did Razor Pay partner with to launch Turbo UPI? तो कौन रेजर पे पार्टनर की बना है जो कि लॉन्च करेगा टर्बो यूपीआई? मतलब रेजर पे के साथ कौन पार्टनरशिप किया है कि साथ में टर्बो यूपीआई एक नया जो है लॉन्च करेंगे मिलके? तो वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई एंड एक्सिस बैंक। ये दोनों मिलके तीनों मिलके टर्बो यूपीआई लॉन्च करेंगे। तो रेजर पे क्या है? ये एक पेमेंट सॉल्यूशन है इंडिया में जो कि बिजनेसेस को एक्सेप्ट और प्रोसेस एंड डिस्बर्स पेमेंट, मतलब मेनली ये बिजनेसेस को काफी हेल्पफुल होता है रेजोर पे, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी अमाउंट जो है ट्रांसफर होती है और बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होती है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए रेजोर पे ऐप बनाया गया है। इसके फाउंडर्स है हाशिल माथुर, शशांक कुमार, और सीईओ है हाशिल माथुर,
2014 से, और ये 2013 में रिजर्व पे फाउंड किया गया था। What is Question number 10, what is the interest subsidy provided under the PM Swanidhi scheme? तो इंटरेस्ट कितना मिलता है सब्सिडी में जो कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर है? तो ये है 7% पर एनम। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि घर और शहरी इलाकों के चीजों को देखते हैं, वो मतलब इसे फंड देते हैं, और इसका मेन ऑब्जेक्ट है फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो पीएम स्वनिधि स्कीम के द्वारा आप लोन ले सकते हैं, और इसका भी एक क्राइटेरिया, मतलब कि आप कैसे लोन ले सकते हैं, मतलब अपने मन से जितना चाहे उतना लोन नहीं ले सकते। जैसे फर्स्ट लोन साइकिल होता है, उसमें 10,000 तक आप ले सकते हैं। फिर मैक्सिमम लोन पीरियड होता है 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ले सकते हैं। सेकेंड लोन साइकिल होता है, मतलब जब आप दूसरी बार लोन लेने जाते हो तो 20,000 तक का ले सकते हो, और मैक्सिमम लोन पीरियड होता है उसका 18 मंथ्स। Now, question number 11. In a setback for North Korea's space ambitions, the country's first attempt at launching a military spy satellite ended in failure. Which body of water did the carrier rocket crash into? तो नॉर्थ कोरिया जब अपनी स्पेस एम्बिशंस को चेक कर रही थी, तो उनका एक जो लॉन्च हुआ था मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट, वो फेल हो गया। जब उन्होंने उसे अटेम्प्ट, मतलब उसको जब वो निरीक्षण करने गए, तो वो मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट फेल हो गया। तो वो किस बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कहाँ, किस पानी में, किस समुद्र में जाके वो क्रैश हुआ रॉकेट? तो वो हुआ है अपना येलो सी में। येलो सी कहाँ पे है? ये मार्जिनल सी है जो कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में है, और ये लोकेटेड है मेनलैंड चाइना और कोरियन के पेनिनसुला में। मतलब पेनिनसुला मतलब जो लैंड मास तीन साइड से पानी से घिरी रहती है। जैसे इंडियन पेनिनसुला है अपने पास, तो वैसे एक कोरियन पेनिनसुला है, और चाइना के मेनलैंड, इन दोनों के बीच में जो है ये येलो सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे लोकेटेड है। Now, question number 12. Which city emerged as the top destination for foreign direct investment, that is FDI, from India in 2022? तो इंडिया से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ हुए हैं और किस सिटी में हुए हैं? तो वो है दुबई। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक ओनरशिप स्टेक होता है, मतलब कि फॉरेन कंपनी जो होती है वो मतलब हम अगर जैसे कि इंडिया है वो दुबई में जाके पैसे जमा कर रही है, तो वो दुबई का मतलब ओनरशिप हो जाता है उसमें। और कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी, गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री जो है आके वहां पे इन्वेस्ट करती है, मतलब अपना स्टेक खरीदती है फॉरेन कंपनी में। स्टेक मतलब कि एसेट, या फिर कह सकते हैं डिपॉजिट करती है मनी फॉरेन कंपनी में, या कोई प्रोजेक्ट खरीदती है। ओके। Now, question number 13. What is the purpose of the RBI's 100 days and 100 pays campaign? तो आरबीआई का ये 100 डेज एंड 100 पेज कैंपेन का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट्स को कम करने के लिए, जैसे कि कुछ डिपॉजिट्स जो लोग करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है या सेविंग करते हैं, तो उसका जो है अभी तक क्लेम नहीं हुआ है। 10-10 साल तक वो किसी ने मतलब उसे देखा नहीं है। उस चीजों को कम करने के लिए आरबीआई ने 100 डेज एंड 100 पेज का कैंपेन चलाया, जिसमें वो ये जून 1 को लॉन्च हुआ था, और जिसमें वो लोग ट्रेस करेंगे 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स, मतलब खोजेंगे और सेटल करेंगे 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स हर बैंक में और हर डिस्ट्रिक्ट में 100 डेज में। क्वेश्चन नंबर 14. Which ministry is the nodal department for implementing the गोवर्धन स्कीम? तो कौन सी मिनिस्ट्री नोडल डिपार्टमेंट है इम्प्लीमेंटिंग द गोवर्धन स्कीम? गोवर्धन स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करी है। तो गोवर्धन क्या है? गोवर्धन योजना 2023 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि विलेज एरिया में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु ग्रामीणों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। मतलब जो विलेजर्स हैं उनके हेल्प के लिए ये किया जा रहा है गोवर्धन योजना। तो इसमें क्या है कि गोवर्धन योजना की शुरू करने की घोषणा पहली बार तत्कालीन एफ
एम अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2018 में किया है। तो गोवर्धन योजना में कर मतलब कि गोवर्धन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब विलेजर्स को जो गंदगी होती है और मतलब वहां पे स्वच्छता बनाए रखने के लिए, जैसे कि पशु जो हैं गंदगी कर देते हैं तो उसका फ्यूल में मतलब अ, जो भी मतलब वेस्टेज होती है उसे एनर्जी के रूप में यूज किया जाए और विलेज को साफ सुथरा रखा जाए, इस वजह से ये गोवर्धन योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच बैंक करेंटली होल्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो अनक्लेम डिपॉजिट्स मैंने अभी बताया, जो कि डिपॉजिट्स बहुत समय से रखे, जो आरबीआई अभी चला रही है 100 डेज एंड 100 डेज का, उसमें सबसे ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट्स किसके पास है, तो वो है एसबीआई के पास। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो होते हैं जैसे बैलेंसेस इन सेविंग करेंट अकाउंट्स, जो सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स लोग खोलते हैं वो ऑपरेट नहीं किए जाते हैं 10-10 साल तक। टर्म डिपॉजिट्स नॉट क्लेम्ड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मेच्योरिटी, जो क्लेम नहीं किए जाते हैं उन सबको अनक्लेम डिपॉजिट्स बोला जाता है। Who became the first female cadet in India to complete the advanced mountaineering course in the Himalaya area of Uttarakhand। तो उत्तराखंड के हिमालय एरिया में सबसे पहली फीमेल कैडेट इंडिया की कौन है जिन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है। मतलब माउंटेनियरिंग मतलब माउंटेन पे चढ़ने के लिए कोर्स होता है, माउंटेन पे कैसे चढ़ना है या जो भी, तो वो एडवांस किसने कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट किया है शालिनी सिंह ने। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 28 डेज, तो इसका ड्यूरेशन है 28 डेज एंड ट्रेनिंग हु क्वालिफाइड विथ ए ग्रेड इन बेसिक कोर्स आर एलिजिबल फॉर एडवांस कोर्स। जो ये 28 डेज का ड्यूरेशन का कोर्स है, मतलब 28 दिन तक चलता है ये कोर्स, और जो ट्रेनी क्वालिफाई करते हैं पहले ए ग्रेड जो कि बेसिक कोर्स में होता है, वही एलिजिबल होते हैं एडवांस कोर्स के लिए। Now, question number 17. Which country has won the bid to host the 2025 World Conservation Congress WCC? तो कौन सी कंट्री ने जो है बिड को जीत लिया है होस्ट करने के लिए 2025 में वर्ल्ड मतलब WCC, तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो ये WCC क्या है, द कांग्रेस प्रोवाइड्स, WCC में जो कांग्रेस होते हैं वो यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं to showcase its leadership on global environmental issues and to highlight conservation activities। तो लीडरशिप इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए और कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए, मतलब कि बचाव के लिए और जितने भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने के लिए ये कांग्रेस ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है कंट्री को दिखाई जा मतलब कंट्री के लिए प्रोवाइड की जाती है। who has been appointed as the head of the Commission of Inquiry to prove the Manipur violence। कौन अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ द कमीशन ऑफ मतलब इंक्वायरी का जो कमीशन बिठाया गया है मणिपुर वायलेंस के लिए, तो उसका कौन हेड है जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो है अजय लैम्बा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को मैते लोगों और कुकी जनजाति लोगों के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया, मतलब कि जात पात को लेके एक झगड़ा हो गया। हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 230 लोग घायल हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन वात्सल्य। वात्सल्य मिशन को कौन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मिशन वात्सल्य क्या है, तो ये चाइल्ड एक बच्चे के अधिकार और एडवोकेसी मतलब उसके जो है राइट्स एडवोकेसी उसके अवेयरनेस मतलब चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हैं उसके एजुकेशन से लेके उसके राइट सब कुछ जो है केयर प्रोटेक्शन सब कुछ देखा जाएगा। इसका मेन गोल है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, द गोल ऑफ लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, चाहे उसके मतलब पेरेंट्स हो या ना हो उसकी अच्छी से देखभाल हो, ये मिशन वात्सल्य का जो है एम है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लोकेटेड। NIPCCD का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है।
अब NIPCCD क्या है? तो ये टास्क विद प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन रिसर्च ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन ओवरऑल डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, फाउंडेड इन 1966। तो इसका NIPCCD का फाउंड किया गया था 1966 में। और इसका मेन टास्क है कि ये वॉलेंट्री एक्शन रिसर्च, मतलब कि ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में, मतलब और औरत के अधिकार और स्त्री के अधिकार और बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी मतलब हो सकता है, रिसर्च ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट जो भी हो सकता है, वो सब ये NIPCCD करेगा इंडिया में। Who has been elected as the 78th President of the United Nations General Assembly? तो कौन इलेक्ट किया गया है 78th प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? वो है डेनिस फ्रांसिस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब 6 ऑर्गन्स में से एक है। यूनाइटेड नेशन का, UN का मतलब 6 ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उसमें से एक UNGA है। और सर्विंग एज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द UN। ये काफी मतलब कि ये सर्व करता है, मतलब इसका काम है, UNGA का काम है पॉलिसी बनाना और UN को रिप्रेजेंट करना। तो ये 1945 में जो है फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कवच इज एन इंडिजिनियस डैश डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो कवच क्या है जो डेवलप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इंडिया में? तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, रेलवेज के द्वारा इन इंडिया। कवच continuously monitors train movement and transmits signals ahead to the locomotive। तो कवच जो है हर क्षण मॉनिटर करता है ट्रेन के मूवमेंट और ट्रांसमिट करता है सिग्नल। अगर जैसे कोई उसे खतरा दिखाई देता है तो वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल। तो ये कवच मतलब ट्रेडिशनल वे से काफी अलग है। जैसे ट्रेडिशनल जो होते थे ट्रेन को देखने के लिए, ट्रेन को सिग्नल दूसरों तक पहुंच, मतलब दूसरे ट्रेन तक पहुंचाने के लिए, तो वो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे फॉग वगैरह जैसे कोहरा छा जाता था तो वो उन्हें समझ में नहीं आता था, दिखता नहीं था। पर कवच इन सब से अलग है, मतलब कवच में आराम, मतलब सब कुछ आराम से देखा जा सकता है, क्लियरली समझा जा सकता है कि ट्रेन कहाँ से आ रही है और कब सिग्नल भेजनी है। तो ये सारी चीजें इसमें आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज द मेकिडाटू प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन? तो जो रिवर, कौन सी रिवर है जिसपे मेकिडाटू प्रोजेक्ट बनेगा? मेकिडाटू, तो ये है कावेरी रिवर। और मेकिडाटू प्रोजेक्ट जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंसिंग रिजर्वायर नियर कनकपुरा इन रामानगर district Karnataka. Its primary objectives are to provide drinking water to Bangalore and neighboring areas, totaling 4.75 TMC and generate 400 MW of megawatt of power। तो ये एक डैम है मेकाडाटू जो कि कावेरी रिवर पे बनेगा। इसका मेन पर्पस है कि ये एक रिजर्वायर देगा कनकपुरा को, कर्नाटका में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये पीने वाला पानी प्रोवाइड करेगा बेंगलुरु को और उसके आसपास के एरिया को। और 400 मेगावाट का ये एनर्जी भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। Now, question number 24, which schemes launched by PM Modi focuses on the conservation of existing Ramsar sites in India? तो जितने भी रामसर साइट्स हैं उनमें PM मोदी ने कौन सी स्कीम निकाली है फोकस करने के लिए और कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए और उसके देखरेख के लिए? तो वो स्कीम है अमृत धरोहर योजना। भारत में वर्तमान 54 स्थल हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स, मतलब रामसर साइट्स को वेटलैंड्स बोलते हैं, के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO लोकेटेड? तो WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विभाग संगठन है जिसे 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1915 में स्थापित किया गया था।
तो ये मौसम को देखता है, मौसम विज्ञान का के बारे में बताता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।